हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं और सक्सेस पाने का एक पाथ है जो कि है उन सब हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना जो हमको हमारी जर्नी में हेल्प करती हैं। सो इन 7 हैबिट्स को जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। हमारी आज की वीडियो बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पर है जिसको स्टीफन कोवे ने लिखा है। ये इस बिलीफ के साथ लिखी गई है कि हम वर्ल्ड को पूरी तरह अपनी परसेप्शन से देखते हैं। किसी भी सिचुएशन को चेंज करने से पहले हम खुद को चेंज करना होगा और खुद को चेंज करने के लिए हमको अपनी परसेप्शन चेंज करनी होगी। हम 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। पहली हैबिट सक्रिय यानी प्रोएक्टिव होना। दूसरी हैबिट माइंड में एंड से स्टार्ट करना। तीसरी हैबिट पहली चीजें पहले ही करना। चौथी हैबिट जीतने के बारे में सोचना। पांचवी हैबिट पहले दूसरों को समझना फिर खुद को समझाना। छठी हैबिट तालमेल बनाना। सातवीं हैबिट इंप्रूवमेंट लाते रहना। हाईली इफेक्टिव लोगों के पास क्या हैबिट्स होती हैं? इस बुक के स्टार्टिंग में ही आपको कई ऐसे इंसानों के बारे में पता चलता है कि बहुत सक्सेसफुल होने के बावजूद भी वो कैसे खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं और दूसरों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हम जिस तरह से प्रॉब्लम को देखते हैं वो अपने आप में ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। हमें खुद को पैराडाइम शिफ्ट से चेंज करना होगा। एक असली चेंज के लिए हमको खुद के बस एटीट्यूड या बिहेवियर नहीं बल्कि खुद को फंडामेंटली चेंज करना होगा। सो ये हैं हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 हैबिट्स। हैबिट 1, 2 और 3 रखने वाले बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जो सेल्फ मास्टरी पर फोकस करते हैं और डिपेंडेंसी से इंटरडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ते हैं। हैबिट 4, 5 और 6 रखने वाले लोग टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने पर फोकस करते हैं और डिपेंडेंसी से इंटरडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ते हैं। हैबिट 7 रखने वाले लोग ग्रोथ और इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं और दूसरी हैबिट्स पर भी फोकस करते हैं। पहली हैबिट बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होना। हम ह्यूमंस में एनिमल से ये अलग है कि हमारे पास खुद के कैरेक्टर को एग्जामिन करने की एबिलिटी होती है। ये डिसाइड करने की एबिलिटी होती है कि खुद को सिचुएशन को कैसे देखा जाए और कैसे अपनी इफेक्टिवनेस को कंट्रोल किया जाए। आसान भाषा में इफेक्टिव होने के लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। रिएक्टिव लोगों के पास पैसिव स्टैंस होता है। उनको लगता है कि सब चीजें उनके हिसाब से हो रही हैं, जैसे कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। उन्हें ये लगता है कि प्रॉब्लम तो बाहर है, लेकिन यही सोच एक प्रॉब्लम है। रिएक्टिव लोग खुद को विक्टिमाइज्ड और आउट ऑफ कंट्रोल फील करते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और ये कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जिसको स्टीफन का मानना है कि एक ऐसी एबिलिटी होना जिसमें किसी सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स करना है इसको अच्छे से चूज कर पाना। प्रोएक्टिव होने के लिए हमें अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करना होगा जो सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर आता है। हमको उन चीजों पर काम करना होगा जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। रिएक्टिव लोग दूसरी तरफ सर्कल ऑफ कंसर्न पर फोकस करते हैं, ना कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर, जो बाहरी फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को निकालते हैं, जिसकी वजह से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। प्रोएक्टिव के प्रिंसिपल को टेस्ट करने के लिए खुद को चैलेंज करते हुए ये चीजें करें। रिएक्टिव लैंग्वेज को प्रोएक्टिव लैंग्वेज के साथ रिप्लेस करें, जैसे कि ये मुझे पागल बना रहा है, इसको चेंज करें, मैं अपनी फीलिंग कंट्रोल कर सकता हूँ। अपने टास्क को प्रोएक्टिव पर्सन की तरह कन्वर्ट करना। हैबिट नंबर 2 बिगिन विद एंड इन द माइंड। माइंड में एक क्लियर डेस्टिनेशन के साथ स्टार्ट करना। स्टीफन कहते हैं कि हमको अपनी इमेजिनेशन का यूज करना चाहिए अपने विजन को देखने में कि हम क्या बनना चाहते हैं। बहुत से लोगों को खुद को बिजी रखने में आसानी होती है। हम जीत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जैसे प्रमोशन लेना, ज्यादा इनकम के लिए, ज्यादा रिकॉग्निशन के लिए मेहनत करते हैं। बट हम इस बिजीनेस के पीछे क्या मतलब है इवेल्युएट नहीं करते। हम खुद से यही नहीं पूछते कि अगर इन चीजों पर हम रियल में फोकस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कितनी मैटर करती हैं। दूसरी हैबिट हमें ये सजेस्ट करती है कि जो भी हम करते हैं उसमें हमारे माइंड में एंड से स्टार्ट करना चाहिए। एक क्लियर डेस्टिनेशन के साथ स्टार्ट करें। इस तरीके से हम ये चीज श्योर कर सकते हैं कि हमें एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मन में एंड का सोच कर शुरू करना बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर वो होता है जो काम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, पर लीडर वो होता है जो राइट स्ट्रैटेजीज अपनाता है जिसका विजन पहले उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। इससे पहले कि हम एज ए इंडिविजुअल और एज ए ऑर्गेनाइजेशन गोल को सेट करना और अचीव करना शुरू करें, हमें अपने वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इस प्रोसेस में हो सकता है कि खुद की कुछ वैल्यूज को चेंज या रिस्क्रिप्ट करने पर जोर देना पड़े। रिस्क्रिप्टिंग को स्टीफन एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसे इनइफेक्टिव स्क्रिप्ट है जो आपके लिए लिखी गई है और इन स्क्रिप्ट को एक प्रोएक्टिव पर्सन चेंज करता है जो न्यू वैल्यूज को बिल्ड करता है।
हमें खुद का सेंटर पहचानना भी जरूरी है। जो भी हमारी लाइफ के सेंटर में है वो हमारी सेफ्टी, गाइडेंस, विजडम और पावर का सोर्स है। हमारे सेंटर्स हमें फंडामेंटली अफेक्ट करते हैं। वो हमारे हर रोज लिए जाने वाले डिसीजंस, एक्शंस और मोटिवेशन को भी अफेक्ट करते हैं। माइंड में आंसर शुरू करने के प्रिंसिपल को टेस्ट करने के लिए खुद को चैलेंज करते हुए ये चीजें करें। अपने खुद के फनरल के बारे में डिटेल्स देखना, वहां कौन है, वहां आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कि लाइफ में आपने कैसे जिया, आपकी रिलेशनशिप कैसी थी, आप उन्हें क्या कहना चाहते हो। इस बात को जरा सोचिए कि अगर आपके पास लाइफ में सिर्फ 30 साल है जीने के लिए तो आपकी प्रायोरिटीज कैसे चेंज होंगी। उन्हीं प्रायोरिटीज के साथ जीना स्टार्ट करें। अपनी लाइफ में अपने डिफरेंस रोल्स को ब्रेक करना, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल क्यों ना हो, और 3 से 5 गोल्स की लिस्ट बनाना जो आपको अचीव करने हैं। जिस चीज से आप डरते हो उसको डिफाइन करना, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, बुक लिखने के बाद क्रिटिकल फीडबैक मिलने का डर। अपने सबसे बड़े डर का वर्स्ट केस सिनेरियो लिखें, फिर उसे विजुलाइज करें कि उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। एग्जैक्ट विजुलाइजेशन को लिखें। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। खुद को इफेक्टिवली मैनेज करने में हमें इंपॉर्टेंट चीजों को पहले रखना होता है। हमें डिसिप्लिन से रहना होता है ताकि डे बाय डे हम अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है और कौन सी बहुत अर्जेंट है। दूसरी हैबिट में हमने डिस्कस किया था कि अपनी वैल्यूज को डिटरमाइन करने और उनको समझने के लिए क्या गोल सेट करते हैं और उनको अचीव करने के लिए। हैबिट 3 में आफ्टर गोल सेटिंग हमें उनको डे बाय डे, मोमेंट टू मोमेंट प्रायोरिटाइज करना है। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और गोल्स को ट्रैक पर फोकस बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ करने की विल पावर होनी चाहिए। हमको डिजायर के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी वैल्यूज के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। सारी एक्टिविटीज को 2 फैक्टर में डिवाइड किया जा सकता है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। इस टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को देखिए। हम अर्जेंट मैटर्स पर रिएक्ट नहीं करते, जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उन पर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इसका मतलब है कि हम क्वाड्रेंट 2 को नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम क्वाड्रेंट 1 पर फोकस करते हैं और अपना टाइम प्रॉब्लम्स पे लगाते हैं तो वो और भी बढ़ती जाती हैं जब तक वो हमें खा न ले। ये स्ट्रेस, जलन और आग की तरह बाहर निकलता है। अगर हम क्वाड्रेंट 3 पर फोकस करते हैं और ज्यादा टाइम उन मैटर्स पर वेस्ट करते हैं जो हमको अर्जेंट नहीं लगते, लेकिन सच ये है कि उन मैटर्स की अर्जेंसी दूसरों की प्रायोरिटीज और एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड होती है। ये शॉर्ट टर्म फोकस आउट ऑफ कंट्रोल फीलिंग्स, शैलो और ब्रोकन रिलेशनशिप की तरफ ले जाते हैं। अगर हम क्वाड्रेंट 4 पर फोकस करते हैं तो हम लाइफ में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ये ज्यादातर जॉब से निकाले जाने का रीजन और दूसरों पर डिपेंडेंट रहने का रीजन बनता है। क्वाड्रेंट 2 डील करता है रिलेशनशिप बिल्ड करना, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना, एक्टिविटी और खुद को प्रिपेयर करना। ये सब चीजें हम जानते हैं कि जो हमें करनी होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें आसपास आ जाती हैं जिससे हम उनको अर्जेंट नहीं समझते। क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करने के लिए हमें दूसरी एक्टिविटीज को नो बोलना होगा, क्योंकि कभी कभी जो जरूरी लगता है उसको करने के लिए इफेक्टिव होना जरूरी है। प्लस जब हम क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करते हैं इसका मतलब है कि हम आगे का सोच रहे हैं और रूट्स पर काम कर रहे हैं। बाद में रोने से पहले ही सावधान होना जरूरी है। ये हमको पेरेंटो प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। आपके 20% टाइम में किए गए एफर्ट्स का रिजल्ट आपको 80% मिलता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है जिनको यूज करके आप चीजों को कैसे प्रायोरिटाइज करना है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वाड्रेंट 2 को आइडेंटिफाई करना, जो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, जो आपको करना है उसको लिखो और इम्प्लीमेंट करें। अपने खुद की टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स प्रिपेयर करें जिससे आप चीजें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। टाइम का एस्टिमेट लगाना कि किस क्वाड्रेंट को आप कितना टाइम दे रहे हो। फिर आप अपनी टाइम को चेक करें कि आप क्वाड्रेंट 2 को कितना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। एक अच्छे इफेक्टिव इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप के लिए हमें विन विन सिचुएशन की तरफ कमिट होना चाहिए, जो दोनों तरफ से सेटिस्फाइंग और बेनिफिशियल होगा। स्टीफन यहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन के 6 पैराडाइम एग्जाम्पल देते हैं। विन विन सिचुएशन में दोनों लोग जीतते हैं, जिसमें एग्रीमेंट और सॉल्यूशन दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल होता है। जीतना और हारना, अगर मैं जीता तो तुम हारे, ये लोग अपना रास्ता बनाने के लिए पोजीशन, पावर, क्रेडेंशियल्स और पर्सनालिटी को यूज करते हैं। हारना, जीतना, मैं हारा तो तुम जीते, इन लोगों को बहुत आसानी से प्लीज किया जा सकता है। इनको पॉपुलर होने और एक्सेप्ट होने से स्ट्रेंथ मिलती है।
हारना हारना, इस सिचुएशन में दोनों पार्टीज हार जाती हैं। जब दो विन लूज लोग मिलते हैं तब दो डिटरमाइंड स्टबर्न ईगो से भरे लोग मिलते हैं, और ऐसे में रिजल्ट्स होगा लूज लूज। जीतने वाले लोग ये मेंटालिटी नहीं रखते कि किसी को हराना है, बल्कि उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्या चाहते थे और उनको क्या मिला। जीतना ही है, वरना कोई डील नहीं। अगर आपका ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जिसमें दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियल हों, तो ऐसे एग्रीमेंट का भी कोई फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो विन विन सिचुएशन को सॉल्व करता है वो है खुद की अबंडेंस मेंटालिटी की सोच को मेंटेन करना, और ये विश्वास रखना कि दुनिया में सबके लिए बहुत अबंडेंस में चीजें हैं। बहुत से लोग स्कैरसिटी मेंटालिटी के साथ ऑपरेट करते हैं, मतलब अगर कुछ आपको मिल गया तो वो मुझे नहीं मिलेगा। जिन लोगों की स्कैरसिटी मेंटालिटी होती है वो बहुत हार्ड टाइम से गुजरते हैं और दूसरों की सक्सेस से कभी खुश नहीं हो पाते। जब इंटरपर्सनल लीडरशिप की बात आती है, जितना ज्यादा जेन्युइन हमारे करेक्टर होता है उतना ही हाई लेवल ऑफ प्रोएक्टिविटी होती है। जितने ज्यादा हम विन विन के लिए कमिटेड होंगे उतनी ज्यादा हमारी इन्फ्लुएंस पावर होगी। विन विन सिचुएशन अचीव करने के लिए प्रॉब्लम्स, मेथड्स और लोगों पर फोकस ना करके रिजल्ट्स पर फोकस करना चाहिए। खुद को विन विन सिचुएशन सोचने के लिए ये चैलेंज दें कि इन्हीं 3 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, इन तीनों रिलेशनशिप के बीच के बैलेंस को समझना कि आप क्या फील करते हो, आप देने से ज्यादा ले रहे हो क्या। 10 चीजें ऐसी लिखो जो आप एक दूसरे से लेने के बजाय दे रहे हो। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। किसी को एडवाइस, सजेशंस और सोल्यूशन देने से पहले दूसरे इंसान के साथ इफेक्टिवली इंटरैक्ट करें ताकि हम उनका पर्सपेक्टिव को ध्यान से सुने और समझें। मान लीजिए आप एक आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि आपको क्लियर देखने में दिक्कत आ रही है। उसमें वो आपको अपना चश्मा देता है और बोलता है ये ट्राई करो, मेरे लिए ये सालों से काम कर रहा है। आप वो चश्मा लगाते हो लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम्स को और खराब कर देता है। क्या चांस है कि आप उस डॉक्टर के पास वापस जाएंगे? अनफॉर्चुनेटली यही सेम चीज हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते टाइम करते हैं। प्रॉब्लम समझने से पहले हम सॉल्यूशन देने लगते हैं। हैबिट 5 कहती है कि समझे जाने से पहले समझना होगा। समझने के लिए हमें सुनना सीखना होगा। किसी को इफेक्टिवली सुनने के लिए फंडामेंटल चेंज होना होगा। हमें सबसे पहले समझना होगा। मोस्टली लोग रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। वो लोग हर समय या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। स्टीफन बताते हैं कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ये एस्टिमेट करते हैं कि 10% कम्युनिकेशन हमारे वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं, 30% हमारी वॉइस रिप्रेजेंट करती है और 60% हमारी बॉडी लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है। हैबिट 5 का सेकंड पार्ट जिसमें है समझना कि ये उतना ही क्रिटिकल है जितना विन विन सिचुएशन को पाना। ये एक एग्जांपल है दूसरों को समझने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब आप दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं तो आप अपना कान बंद करके देखें कौन से इमोशंस की बातें हो रही हैं जो सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं हो सकती। कौन सा इंसान बातों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो आपने नोटिस किया उसे लिखें। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। दूसरों की वैल्यूज को समझने के लिए तालमेल रखना होता है जो हमें न्यू पॉसिबिलिटीज, ओपननेस और क्रिएटिविटी देता है। सिनर्जी न्यू अल्टरनेटिव और न्यू पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करती है। ये हमें अलाउ करती है कि हम पुराने तरीकों को भुलाकर न्यू आइडियाज पर काम करें। इस हैबिट को यूज करने के लिए सबसे पहले हैबिट नंबर 4 और 5 को यूज करना होगा। आपको विन विन के बारे में सोचना होगा और दूसरों को समझना होगा। जब आप ये करते हैं तो आप खुद को दूसरों के साइड में रख के सोचते हैं, उनके प्रॉब्लम्स और उनकी नीड्स को समझते हैं और एक अल्टरनेटिव निकालते हैं जिससे उनकी हेल्प हो सके। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे उनको वो मिलता है जो उन्हें चाहिए और इसी प्रोसेस में रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। सिनर्जी का रियल एसेंस डिफरेंस को वैल्यू करना, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो या फिजिकल हो। सिनर्जी हमें अलाउ करता है जब हम अपना पर्सपेक्टिव एक्सपैंड करते हैं तो इससे दूसरों की वैल्यूज के डिफरेंस को इंपॉर्टेंस दे पाते हैं। इंटरडिपेंडेंट सिचुएशन में ओपन रहने के लिए दूसरों को भी एनकरेज करना। उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपको इरिटेट करते हैं। अब एक पर्सन को चूज करें, उनके कितने अलग व्यूज हैं। 1 मिनट के लिए खुद को उनके प्लेस पर रख कर देखें, सोचे और समझे कि उनको कैसा फील हो रहा है, तब आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब आप उस इंसान के साथ एग्री नहीं करते, उनके कंसर्न को समझने की कोशिश करें कि वो आपसे एग्री क्यों नहीं है। जितना बेटर आप समझ पाएंगे उतना ही उनका और माइंड भी चेंज होगा। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ।
इफेक्टिव बनने के लिए हमें खुद को फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली और सोशली चेंज करना होता है। जब हम खुद के कॉन्टिन्यूस चेंज अलाउ करते हैं तब जाके हम सारी हैबिट्स को अच्छे तालमेल के साथ प्रैक्टिस कर पाते हैं। हैबिट 7 चेंज पर फोकस करता है। ये